गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा एक दूसरा टॉपिक है पेरिटोन्सिलर अब्सेस। पेरिटोन्सिलर अब्सेस के बारे में हम पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पेरिटोन्सिलर कहाँ पे होता है और ये क्या है। तो जैसे कि मैं बता दूं, अब्सेस आप लोगों को पता ही होगा। अब्सेस मतलब होता है पस का फॉर्मेशन हो जाना, मतलब उसमें अब्सेस पड़ जाना, पस पड़ जाना किसी भी चीज़ में। तो टोन्सिलर आप लोगों को पता ही होगा। टोन्सिलर कहाँ, टोन्सिल्स हमारे कहाँ पे होते हैं? हमारे नेक में होते हैं। तो पेरिटोन्सिलर एरिया हमारा कौन सा होता है? पेरिटोन्सिलर एरिया हमारा होता है, जैसे ये हमारे इस तरीके से हमारा माउथ की जो शेप होती है, तो ये जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, ये होता है हमारा पेरिटोन्सिलर एरिया, टोन्सिल्स के जस्ट नियर बाय। तो इस एरिया में वन साइड और बोथ साइड जब पस की फॉर्मेशन हो जाती है, अब्सेस बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं पेरिटोन्सिलर अब्सेस। तो मे बी आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पेरिटोन्सिलर अब्सेस। It is a bacterial infection that usually begins as a complication of untreated strep throat or tonsillitis। टोन्सिलाइटिस कब होता है? जब हमारे टोन्सिल्स में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम टोन्सिलाइटिस को या स्ट्रेप थ्रोट के इन्फेक्शन को जब ट्रीट नहीं करते हैं या उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा पेरिटोन्सिलर अब्सेस में, उसमें पस पड़नी शुरू हो जाती है। कब? जब हम टोन्सिलाइटिस का या इन्फ्लामेशन ऑफ टोन्सिल्स को हम ट्रीट नहीं करते हैं। ये कंडीशन उसके बाद क्रिएट होती है पेरिटोन्सिलर अब्सेस की। तो ये क्या होता है कि इट इज जनरली इन्वॉल्व अ पस फील्ड नियर टू द टोन्सिल्स। ये कंडीशन कौन सी होती है? जो कि हमारी टोन्सिल्स है उसकी नियर बाय कंडीशन में, उसके जो पास वाली जगह होती है उसमें पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वो जो कौन सी जगह होती है? वो होती है पेरिटोन्सिलर वाली जगह। उसमें क्या होगा कि पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। फिर है देयर आर मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रन, अडल्ट एंड यंग अडल्ट में। ये कंडीशन किस में ज़्यादा पाई जाती है? चिल्ड्रंस में, एडोलसेंट्स में और यंग अडल्ट में। अब तीसरी बात ये कि मोस्ट कॉमन सीजन कौन सा आता है? या तो बिगनिंग्स ऑफ द विंटर या एंडिंग ऑफ द विंटर। ये कंडीशन दो टाइम पे शुरू होती है, तो बिगनिंग पे या एंड पे। कहाँ, कब? विंटर सीजन में, शुरुआत में या अंत में ये विंटर सीजन में होता है। मोस्ट कॉमन जो टाइम पीरियड, प्रेफर टाइम पीरियड इसको दिया गया है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या है पेरिटोन्सिलर अब्सेस। पेरिटोन्सिलर अब्सेस क्या होती है? इट इज़ ए बैक्टीरियल कंडीशन दैट यूजुअली बिगन एज ए, कब शुरू होती है? बिगन एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड स्ट्रेप थ्रोट। जब हम स्ट्रेप थ्रोट को ट्रीट नहीं करते हैं या टोन्सिलाइटिस को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं या हम उसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो कन्वर्ट हो जाती है कौन से कंडीशन में? पेरिटोन्सिलर अब्सेस में। फिर क्या हुआ? इट इज जनरली इन्वॉल्व द पस फील्ड नियर टू द टोन्सिल्स। ये कौन सी कंडीशन होती है कि पस भर जाती है, पस फील्ड हो जाती है उस जगह में, उस एरिया में क्या फील हो जाती है? पस फील्ड हो जाती है नियर टू द टोन्सिलाइटिस और नियर टू द टोन्सिल्स। और ये मोस्ट कॉमन कब? चिल्ड्रन में, एडोलसेंट में और यंग अडल्ट में पाया जाता है। मोस्ट कॉमन कब होता है? सीजन प्रेफरली कौन सा होता है? एक तो बिगनिंग में या एंडिंग ऑफ द विंटर। तो ये था एक छोटा डिस्क्रिप्शन अबाउट द पेरिटोन्सिलर अब्सेस। फिर अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ क्या होंगे, मतलब ये किस किस कारण से हो सकता है, कॉजेज़। तो एक हमने सबसे पहले हमें पता ही है कि ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन है किसकी? कॉम्प्लिकेशन किसकी है? ये है टोन्सिलाइटिस की। ये कॉम्प्लिकेशन है टोन्सिलाइटिस की। दूसरा, इसके लिए एक मेन जो इन्फेक्शन का माना गया है, जो सबसे मेन कारण है इन्फेक्शन का, मतलब पेरिटोन्सिलर होने का, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया क्या है? ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। पेरिटोन्सिलर अब्सेस का। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा डेंटल इन्फेक्शन। जब हमारा डेंटल में भी कोई इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है हमें डेंटल इन्फेक्शन। डेंटल इन्फेक्शन में डेंटल का कोई भी इन्फेक्शन आ जाए, दांतों का हमारा कोई भी इन्फेक्शन, जिंजिवाइटिस हो जाए,
जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस में क्या होता है, ये हमारा गम्स का इन्फेक्शन होता है। तो गम्स का इन्फेक्शन कन्वर्ट हो जाता है, बाद में वो इन्फेक्शन बढ़ता हमें पेरिटोन्सिलर एब्सेस को क्रिएट कर देता है। ये मोस्ट कुछ कारण हैं जिनके कारण से पेरिटोन्सिलर एब्सेस होता है। तो ये हमें पता है कि अनट्रीटेड टॉन्सिलाइटिस का रिजल्ट है पेरिटोन्सिलर एब्सेस। दूसरा हमारा स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से ये जो कि सबसे मेन कोज माना गया है पेरिटोन्सिलर एब्सेस, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। और एक अदर जो कारण है वो डेंटल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जब हमारे माउथ में कोई भी इन्फेक्शन हो डेंटल्स का, दांतों का, जिसकी वजह से वो जिंजीवाइटिस है। गम्स में जब हमारे गम्स की प्रॉब्लम होती है, गम्स का इन्फेक्शन होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पेरिटोन्सिलर एब्सेस में। तो ये है हमारा कॉजेज। कुछ और इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर भी हैं जिसकी वजह से पेरिटोन्सिलर एब्सेस हो जाता है। रिस्क फैक्टर में हमें आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि पेरिटोन्सिलर एब्सेस होने को बढ़ावा दे सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या है? रिस्क फैक्टर कौन सा? सबसे पहले क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, कि जब लंबे समय से टॉन्सिल्स हो रखे हैं और लंबे समय से चलते आ रहे हो तो भी हो सकता है। फिर एक इन्फेक्शन होता है मोनोन्यूक्लियस इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्शन क्या होता है कि ये एक हमारे माउथ में एक तरीके का इन्फेक्शन होता है कि जो कि सलाइवा से स्प्रेड होता है। ये एक ओरल इन्फेक्शन आता है, इसको हम ओरल इन्फेक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सलाइवा होता है, जो माउथ का जो सलाइवा होता है, जो सीक्रेशन होता है, ये अगर ये सलाइवा किसी और को चला जाएगा तो इससे दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ये है इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसकी वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है और उसको पेरिटोन्सिलर एब्सेस हो सकता है, जो ये इन्फेक्शन है। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग भी एक हमारा अनदर रिस्क फैक्टर आता है। स्मोकिंग कैसे? अगर जो पर्सन स्मोकिंग करता है उसकी स्किन, उसका माउथ और उसके टॉन्सिल्स अंदर से ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से एब्सेस की फॉर्मेशन, ड्राई होके उसके बाद वहाँ पे नोडुल्स बन जाते हैं, ड्राई होने के बाद, जिसकी जो कारण बन जाता है पेरिटोन्सिलर एब्सेस का। तो ये एक रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग भी। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड। अगर हमारे ग्लैंड में इन्फ्लामेशन है तो भी ये हो सकता है। कौन से ग्लैंड में? एक वेब ग्लैंड होते हैं, वेब ग्लैंड होते हैं जो कि टंग के जस्ट नियर बाय, आप अगर डीपली पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में तो आपको पता चलेगा टंग्स के जस्ट नियर, जस्ट नीचे की तरफ वेब ग्लैंड होते हैं। अगर जब उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाती है या उसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है वेब ग्लैंड में, तो वो हमारा कारण बन सकता है पेरिटोन्सिलर एब्सेस का। तो एक बार हम फिर से कॉजेज़ को और रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉज है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हमारे टॉन्सिलाइटिस की क्या? पेरिटोन्सिलर कॉम्प्लिकेशन। दूसरा मैंने बताया है कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है जो कि सबसे मोस्ट कॉमन कारण माना गया है पेरिटोन्सिलर एब्सेस का। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा डेंटल इन्फेक्शन। डेंटल का, हमारे माउथ का, दांतों का कोई भी इन्फेक्शन या हमारे गम्स का जिंजीवाइटिस, कोई भी उस तरीके का इन्फेक्शन इफेक्ट कर सकता है हमारे टॉन्सिल्स को, जिसकी वजह से पेरिटोन्सिलर एब्सेस हो सकती है। फिर बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर में यहाँ पे हमारा क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, अगर हम टॉन्सिल्स को ट्रीट नहीं करेंगे, लंबे समय से वो चलता आ रहा है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा हमारा इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस क्या करता है? ये एक ओरल इन्फेक्शन होता है जो जिसका सलाइवा है, जिस पर्सन को इन्फेक्टेड है वो दूसरे पर्सन को थ्रू सलाइवा ये इन्फेक्शन दे सकता है। फिर आ जाता है हमारा स्मोकिंग क्या करता है? वो हमारे अंदर जो ट्रैकिया और जो हमारे माउथ की स्किन है इसको पूरा ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। फिर आ जाता है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड कौन से वाले? ये ग्लैंड है हमारे वेब ग्लैंड, जो कि जस्ट नियर टू द टंग रहते हैं, जिसमें कि अगर उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है तो भी हमें पेरिटोन्सिलर एब्सेस हो सकता है। तो ये था कुछ कॉज और हमारे रिस्क फैक्टर। अब बात कर लेते हैं इटियोलॉजी की। अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो ये हमारी शुरू होगी सबसे पहले हमारे कॉजेज से, के इटियोलॉजी से। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर
हम पढ़ने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या है, हमें सबको पता है कि सबसे पहले किसका कॉम्प्लिकेशन है, टॉन्सिलाइटिस का। पेरिटॉन्सिलर अब्सेस जो है वो कॉम्प्लिकेशन है टॉन्सिलाइटिस का। टॉन्सिलाइटिस हुआ सबसे पहले पर्सन को। टॉन्सिलाइटिस होने के बाद क्या हुआ, टॉन्सिलाइटिस होने के बाद जो टॉन्सिल्स थे उसमें पस फॉर्मेशन हो गया। पस फॉर्मेशन, टॉन्सिलाइटिस के पास क्या हुआ, जो टॉन्सिल्स के कैप्सूल थे, जो टॉन्सिल्स के कैप्सूल हैं, जो एरिया है वो रप्चर हो गए। जो टॉन्सिल्स के कैप्सूल थे वो रप्चर्ड हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, और जिसके बाद क्या हुआ, पस ब्रेक डाउन होके पस जो थी वो लीक हुई, ब्रेक्स हुई, स्प्रेड इन द सराउंडिंग टिश्यू, ब्रेक डाउन हुई, स्प्रेड सराउंडिंग टिश्यू। गॉट इट। सबसे पहले जब इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी कारण की वजह से क्या हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ। टॉन्सिलाइटिस में क्या हुआ, हमें पस फॉर्मेशन होगी। तो पस फॉर्मेशन में कैप्सूल जो थे, टॉन्सिल्स कैप्सूल थे वो रप्चर हो गए, और रप्चर होने के बाद जो पस थी हमारी वो इधर उधर स्प्रेड हो गई, फैल गई। वो फैल के कहाँ चले गई, हमारी पेरिटॉन्सिलाइटिस हो गया, जिसकी वजह से और वो हमें पेरिटॉन्सिलर अब्सेस हो गए। गॉट इट। तो ये है हमारा सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर में अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इसमें क्या हुआ है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर टॉन्सिलाइटिस हुआ, टॉन्सिलाइटिस के बाद पस फॉर्मेशन हो गई, पस फॉर्मेशन के बाद हमें टॉन्सिल्स के जो कैप्सूल्स थे वो रप्चर हो गए, रप्चर होने के बाद जो पस फॉर्मेशन थी, जो इन्फेक्शन था वो हमारे नियर जो पार्ट्स थे, टॉन्सिल्स के जो आसपास के पार्ट थे उनमें वो फैल गया। फैलने की वजह से फिर वहाँ पे क्रिएट हो गई कंडीशन पेरिटॉन्सिलर अब्सेस की। पेरिटॉन्सिलाइटिस हुआ, पेरिटॉन्सिलाइटिस ने पेरिटॉन्सिलर अब्सेस कर दी, जिसने सिचुएशन क्रिएट की पेरिटॉन्सिलर अब्सेस की। तो इटियोलॉजिकल होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ गई हो गई क्या है इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी हमारी पेरिटॉन्सिलर अब्सेस थी। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर टॉन्सिलाइटिस हुआ, टॉन्सिलाइटिस के बाद पस फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि जो टॉन्सिल्स के कैप्सूल थे, जो फील्ड थे, जो पस भरी हुई थी, वो क्या हुई, रप्चर हो गई। रप्चर होने के बाद वो अगर कोई चीज़ टूट जाती है वो आसपास के एरिया में फैल जाएगी, जो कि पेरिटॉन्सिलर एरिया में भी फैल गई। उसके बाद पेरिटॉन्सिलाइटिस हुआ, जो पेरिटॉन्सिलर वाली स्पेस था उसमें इन्फ्लामेशन हुई, उसमें इन्फ्लामेशन के बाद वो कन्वर्ट हो गया अब्सेस में। कहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया, पेरिटॉन्सिलर अब्सेस फॉर्मेशन में। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। फिर अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेरिटॉन्सिलर अब्सेस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, या तो एक तो इन्फेक्शन 1, ये ज़रूरी नहीं कि दोनों तरफ हो, ये इन्फेक्शन 1 और बोथ साइड भी हो सकता है। ठीक है, इसमें पेशेंट को फीवर आएगा विद चिल्स, रहेगा पेशेंट को। वो आपको भी इस बात का पता ही होगा कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है तो उसका सबसे पहले सिम्टम क्या आता है, फीवर। इन्फेक्शन चाहे कहीं भी हो, हमारे फीवर कैसे बॉडी हमारी रिएक्ट करेगी, विद फीवर। फिर आ जाएगा डिस्फेजिया। टॉन्सिल्स है, नेक की कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आएगी डिस्फेजिया मतलब हो गया कुछ भी निगलने में, खाने में, कुछ भी गटकने में हमें डिफ़िकल्टी आएगी। चाहे वो टॉन्सिल्स हो, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हुई हो, तो नेक की जो भी प्रॉब्लम है उसमें सबसे
इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है डिस्फेजिया, हमें निगलने में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा आ जाएगा हमारा डिफिकल्टी इन ओपनिंग इन द माउथ। क्यों? क्योंकि हमें पेरिटोन्सिलर में अब्सेस है तो क्या होगा, जब भी हम पेशेंट या हम लोग अपना मुंह खोलेंगे तो हमें पेन फील होगा, डिफ़िकल्टी फील होगी, जिससे कि हम अनकंफर्ट रहेंगे अपना मुंह खोलने में। इसके बाद क्या होगा, ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा या विड्रॉल रहेगा, हमारे माउथ से ना जो सलाइवा है वो बाहर की मतलब वो निकलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा उस पर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, हमारा जो वो हम उसको गटक ही नहीं पाएंगे तो बाहर की तरफ ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिस्फेजिया हमें ये प्रॉब्लम है। उसके बाद रहेगा कि क्या एब्सेस फॉर्मेशन है तो स्वेलिंग आ जाएगी। कहाँ कहाँ पे? हमारे नेक पे और हमारे फेस पे स्वेलिंग रहेगी, स्वेलिंग ऑन फेस नेक, हमारे फेस पे और हमारे नेक पे स्वेलिंग हमें दिखाई देगी। फिर आ जाएगा हमारा वॉइस चेंज। वॉइस चेंज रहेगा बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि हमारा अब पस फॉर्मेशन है, हमें इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी वॉइस चेंज हो जाएगी। वॉइस चेंज कैसी होगी? मफल वॉइस। मफल वॉइस कैसी होती है कि जैसे जब पेशेंट, जैसे कोई पर्सन है जो हेल्दी, वो मुंह पे कपड़ा रख के जब बोलता है तो उसको हम कहते हैं मफल वॉइस। कैसी वॉइस रहेगी इसमें? मफल वॉइस। उसकी आवाज़ ऐसे लगेगी कि बहुत दब के आवाज़ आ रही है, मतलब बहुत नीचे की तरफ से उसकी आवाज़ है। क्यों? क्योंकि नेक से तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, दे आर अनएबल टू स्पीक। तो उसकी आवाज़ ऐसे लगेगी जब इंसान बहुत दब के या बहुत पीछे से जिसकी आवाज़ आती है मुंह पे, पेशेंट जब कोई हेल्दी पर्सन कपड़ा रख के बोलता है, हम लोग कपड़ा रखे, तो वो चेंज जो आवाज़ में होता है तो वो होती है मफल वॉइस। और पेरिटोन्सिलर एब्सेस में भी कुछ ऐसी ही वॉइस आएगी, सोर थ्रोट रहेगा और बैड ब्रीथ रहेगी। पेशेंट की जो ब्रीथ है वो बैड रहेगी। गॉट इट? तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो टॉन्सिल्स है वो वन और बोथ साइड हो सकता है। दूसरा, फीवर विद चिल्स आएगा। उसके बाद हमारा है कि डिस्फेजिया, पेशेंट को कुछ भी खाने में या खाने में, निगलने में या पानी पीने में, इवन खाना खाने में भी प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग इन द माउथ, पेशेंट अपना माउथ खोल नहीं पाएगा। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, जो सलाइवा है वो गटक तो अंदर तो ले नहीं पा रहा है तो सलाइवा क्या हो, बाहर की तरफ विड्रॉल होगा सलाइवा का। स्वेलिंग ऑन द फेस एंड द नेक, जो स्वेलिंग आएगी फेस पे भी और नेक पे भी। फिर मफल वॉइस, जो पेशेंट की वॉइस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और फिर आ जाएगा हमारा लास्ट बैड ब्रीथ, जो उसकी स्मेल होगी, जो ब्रीथ होगी पेशेंट की, उसमें से हमें स्मेल आएगी। तो ये है हमारा साइन एंड सिम्टम और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेरिटोन्सिलर एब्सेस। फिर आ जाता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो अगर हम जब भी कभी भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं किसी भी डिजीज़ का, तो हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है। देन हमारा थ्रोट स्वैब कल्चर आ जाएगा। थ्रोट स्वैब कल्चर, सीटी स्कैन, MRI, तो ये है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एंड अनदर इज द ब्लड टेस्ट। तो यह हिस्ट्री डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन आ जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा, थ्रोट स्वैब कल्चर आएगा। इसमें थ्रोट का जो स्मीयर हम सैंपल लेंगे, वहाँ से स्वैब जो पस फॉर्मेशन उसका स्वैब कल्चर लेंगे, देन उसको हम एग्जामिन करेंगे। सीटी स्कैन कराएंगे पेशेंट का, MRI करा सकते हैं और ब्लड टेस्ट भी हम पेशेंट के कराएंगे। तो ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द पेरिटोन्सिलर एब्सेस।
तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, हमने कॉजेज़ पढ़ लिया है, हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली है, साइन एंड सिम्टम, देन हमने अभी जस्ट पढ़ा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर इन्फेक्शन है तो वी नो वेरी वेल कि हम किसी भी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कैसे शुरू करते हैं, एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक से तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेशेंट का इन्फेक्शन किस लेवल तक स्प्रेड हुआ है, या वो कहाँ कहाँ तक है, वन साइड है या बोथ साइड है नेक पेरिटोन्सिलर में। तो सबसे पहले हमें इन्फेक्शन देखना है कि वो कितना फैल चुका है, ये और हमारा ट्रीटमेंट भी उसी पे डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन कितना स्प्रेड हो चुका है, उसके बाद ही हम अपना ट्रीटमेंट आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि पेशेंट का इन्फेक्शन का लेवल क्या है, इन्फेक्शन कितना फैल चुका है। फिर उसके बाद पहला ट्रीटमेंट जो हमारा आ जाता है वो क्या है, एंटीबायोटिक। तो उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, एंटीबायोटिक। पेशेंट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, फर्स्ट हमारा चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा एंटीबायोटिक। अगर एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होता है तो हम जाते हैं पस को रिमूव करने वाले प्रोसीजर पे। अगर एंटीबायोटिक ट्रीट नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, पस को रिमूव करेंगे। इफ़ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज़ नॉट इफ़ेक्टेड, अगर एंटीबायोटिक का जो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टेड नहीं रहा है तो हम जाएंगे कहाँ पे, पस को हम रिमूव करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सर्जिकल रिमूवल क्या आ जाएगा पेरिटोन्सिलर एब्सेस में, रिमूविंग द पस विद नीडल और सिरिंज। हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, या तो सिरिंज से रिमूव करेंगे या नीडल का यूज़ करके हम पस को रिमूव कर देंगे। फिर हमारा आ जाएगा सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स बाय प्रोसीजर। हम टॉन्सिल्स को ही रिमूव कर देंगे, टॉन्सिल्स वन साइड और बोथ साइड हम टॉन्सिल्स को ही हटा देंगे। अगर पस फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉन्सिलेक्टमी। तो ये हमारा क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स। इसमें क्या कर देंगे, हम टॉन्सिल्स को ही रिमूव कर देंगे थ्रू द प्रोसीजर ऑफ टॉन्सिलेक्टमी। एक्टमी वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है उसका मतलब होता है कि उस पार्ट को रिमूव कर देना। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में कि सबसे पहले पेशेंट को स्प्रेड कितना हुआ इन्फेक्शन, जो अब्सेस फॉर्मेशन वो कितनी है। उसके बाद ये चेक करने के बाद हम सबसे पहले चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हमारा रहेगा एंटीबायोटिक। हम पेशेंट को एंटीबायोटिक खाने को बोलेंगे। अगर वो भी इफेक्टेड नहीं है तो हम पस को रिमूव करने का प्रोसीजर लेंगे। पस का रिमूवल या तो सिरिंज से होगा या नीडल से होगा। अगर पस फॉर्मेशन के बाद भी इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है तो हम प्रोसीजर पे लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी होती है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स। तो ये है हमारा मैनेजमेंट के बाद हम क्या कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ जाएगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्लॉक्ड एयरवे हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। प्रिवेंशन में हम चले जाएंगे, स्मोकिंग करने को नहीं बोलेंगे पेशेंट का। ट्रीट टॉन्सिल्स, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है हमारी टॉन्सिल्स की। जो पेरिटोन्सिलर अब्सेस है वो कॉम्प्लिकेशन है टॉन्सिल्स की, तो हम उसको टॉन्सिल्स को क्रोनिक ना होने दें, उससे पहले ही हम टॉन्सिल्स का ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली ले लेंगे कि वो क्रोनिक ना हो। क्रोनिक होने के बाद ही उसमें अब्सेस फॉर्मेशन होती है, तो इसको वर्स होने से पहले ही हम उसको ट्रीट कर लेंगे। कोई भी ओरल इन्फेक्शन है उसको हल्के में ना लेके उसको ट्रीट करेंगे और मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। जो हमारी ओरल हाइजीन है वो हमें ठीक रखनी है, अपनी मेंटेन रखनी है। तो ये थी हमारी आज के लेक्चर अबाउट द पेरिटोन्सिलर अब्सेस। होप सो कि आप सब लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।